सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात, पर उससे पहले बता दूं इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1993, सुबह 7:20, जयपुर राजस्थान। एक हैं टिकम राठी जी, राजस्थान से ही हैं या जबलपुर से हैं ये याद नहीं है, पर वो हर बार कहते हैं कि आप जब कभी भी कोई कुंडली देखें तो उसका डेट ऑफ बर्थ अवश्य बता दें, ताकि जो ज्योतिष के समझने की इच्छा रखते हैं उनको कम से कम चार्ट बनाने में आसानी हो जाए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है। कल के कार्यक्रम में मनुस्मृति में से मैंने ये बात कही थी कि जिसके 16 संस्कार बिल्कुल ही निर्धारित आयु पे हुए हैं, वही शास्त्र पढ़ने का अधिकारी है, वही वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकारी है। और आज एक कदम आगे बढ़ करके स्वयंभुव मनु ने ये बात कही कि जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम और अर्थ जिसको छू ना पाया हो, जिसमें काम और अर्थ न छू पाया हो, वही शास्त्र का बोलने वाला होता है। शास्त्र का दर्शन कराने वाला कौन होगा? किसी को शास्त्र की बात बताने वाला कौन होगा? जिसको अर्थ और काम छू ना पाया हो। वस्तुतः वही शास्त्र का निर्देशन कर सकता है जो अर्थ से और काम से बंधा हुआ ना हो। जीविका चला सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसको ही आय का स्रोत मान करके लोगों का खून चूसना, ऐसे लोगों को धर्म शास्त्र की बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब धर्म कभी भी धन कमाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसका कहने का सीधा अर्थ यही है। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूँ। विक्रम संवत 2050, शक संवत 1915, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम अव्ययी संवत्सर है। अब इनकी कुंडली में इनका जन्म उत्तरायण में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तरायण में सूर्य बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत विलंब के योग बनेंगे, हर काम थोड़ा लेट से होगा। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और धनवान बनाते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार और एकादशी तिथि, ये तीनों ही स्थितियां व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली और थोड़ा स्वार्थी बनाने के साथ साथ भोगी प्रवृत्ति का भी बना दें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति व्यापारिक और श्रेष्ठ आचरण करने वाला, सबको संग लेकर के चलने वाला, राजकुमार की भांति जीवन जीने वाला होता है। शिव योग में जन्मे होने से व्यक्ति भगवान शिव की भांति विचारों से ओतप्रोत या उनके प्रभावों से युक्त रहता है। जैसे अपने आप में मस्त, मशगूल, जैसे मर्जी वैसे रहने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला, सदैव जल्दी ही किसी पे दया और क्षमा का भाव रखने वाला, ऐसा भगवान शिव के गुणों से, मतलब शिव की कृपा उनके ऊपर होती है। वणिज कर्ण में जन्मे होने से अगर बन पड़े तो कल को व्यवसाय भी व्यक्ति करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण दयालुता का भाव है, सात्विकता है, राजसिक प्रभाव और सात्विक प्रभाव दोनों से व्यक्ति युक्त है। ऐसी स्थिति में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट तो है पर उतना ज्यादा नहीं है। राजसिक गुणों वाले कई बार दिखावा करके भक्ति करते हैं। राजसिक गुणों वाले कई बार अपना सारा काम किसी को दिखा दिखा करके करते हैं और नाम कमाना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठापन्न होना चाहते हैं। ये इनकी कुंडली का पंचांग है। इनकी कुंडली में आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये 9 नंबर की कुंडली बनी, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो राशि धर्म भाव में बननी चाहिए थी वो लग्न में बन गई। इसका अर्थ है कि व्यक्ति धर्माधिकारी होगा, उत्सुक रहेगा धर्म का काम करने के लिए, व्यग्र चित्त का नहीं है, स्थिर मति बुद्धि का है, ज्ञानी है, गूढ़ संपन्न है, और सबसे अच्छी बात है कि उसकी बातें उसकी तक सीमित रहें तो ज्यादा बढ़िया है। ये धर्म की राशि लग्न में बन गई। अब व्यक्ति का जीवन धर्म से जुड़ा हो, जितना ज्यादा हो सके एकदम शुद्ध और व्यवहारिक बने, अपने आप में दार्शनिकता का दर्शन कराएं। आपकी वाणी सबको प्रभावित और प्रफुल्लित करने वाली होनी चाहिए। आप धर्म के रक्षक हो सकते हैं, साथ ही साथ
लोगों को कैसे देना है, लोगों से क्या लेना है और जीवन को किस तरीके से जीने का प्रभाव कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें धनु लग्न के लोगों में बहुत अच्छी होती हैं। इनकी दार्शनिकता बहुत ऊंची होती है और इनको समझ पाना सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर की बात होती है। धनु लग्न के लोगों में सांसारिकता थोड़ी कम और आध्यात्मिकता थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसी अवस्था में कई बार उनका चिंतन बड़ा ही उच्चस्त होता है और वो राजा से भले लाभान्वित न होते हों पर साधु संतों सन्यासियों से उनको हमेशा ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। उनका स्वयं का भी नेचर हमेशा ही धर्म के समझने के लिए, धर्माचरण करने के लिए, लोगों की सेवा और शुश्रूषा के लिए, कभी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब न रखने के लिए और अपनी आभा मंडल से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं ऐसा। पर धनु लग्न की बात एक और भी अद्भुत है कि जब ये बिगड़ जाते हैं तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जब कभी ये जिद पे अड़ जाएं तो इनको उस कुर्सी से उतारना बड़ा मुश्किल होता है। ये राजा के मंत्री हो सकते हैं, राजा नहीं हो सकते। ये राजा के पुरोहित हो सकते हैं, उसका मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो सकते हैं, पर ये राजा नहीं हो सकते। मैंने ये बात बहुत पहले भी कही है। लग्न में ही बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हैं और मंगल भी साथ में, यानी कि पंचम भाव का अधिपति लग्न में और चंद्रमा अकेले मेष राशि का निर्माण कर रहे हैं। इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे शनि को देख रही है जो सरकारी नौकरी का योग लगाएगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, यहाँ से भी व्यक्ति को वैशिष्टता प्रदान करेगी। और गुरु की दृष्टि यहाँ मिथुन राशि पे जो व्यक्ति को कम से कम कम्युनिकेटिव बनाएगी। दाम्पत्य की सुरक्षा गुरु सदैव करते रहेंगे। लग्नेश होकर के अगर आपकी कुंडली में भी लाभ भाव में 14 डिग्री के गुरु बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, थोड़े बहुत अधेड़ बन के साथ व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा। थोड़ी बहुत व्यावहारिकता रहती है और प्रैक्टिकलिज्म भी थोड़ा रहता है। एकादशवें भाव के अकेले गुरु कई बार भाव को कमजोर करेंगे और वहां से बैठ करके वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति जो उच्चाभिलाषी होकर के अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति केतु उनके सन्निकट सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, अश्विनी नक्षत्र के अधिपति केतु जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं सन्निकट, 9 डिग्री के बैठे हैं वृषभ राशि में। इस कुंडली के लिए केतु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात होगी। केतु के नक्षत्र में सूर्य का बैठना और सूर्य के नक्षत्र में केतु का बैठना नक्षत्र परिवर्तन करके व्यक्ति को अनुभवी और साथ ही साथ नौकरी के लिए और अनुभवों के लिए हमेशा ही दूसरों के पास जा करके कुछ समझने और सीखने की चेष्टा करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त बुध, शुक्र और सूर्य लग्न भी केतु का ही बना है, मंगल भी केतु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। सारे ग्रह केतु के नक्षत्र में, राहु एकमात्र शनि के नक्षत्र में और शनि की दृष्टि राहु पे। अगर आप 12वें भाव को देखेंगे तो यहाँ मंगल की राशि बनी है, राहु यहाँ बैठे हैं, शनि की दृष्टि है 10वीं। शनि स्वग्रही होकर के व्यक्ति को मेहमान नवाजी करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, धन कमाने के लिए प्रेरित, हमेशा ही दूसरों को भी करना और खुद को भी अच्छी सलाह के साथ आगे बढ़ाना और दार्शनिकता रखने के साथ साथ व्यक्ति के भाग्य में कभी कभी अवरोध के योग बनाएंगे, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, सामान्य परिणाम देते हैं। लेकिन धन भाव और पराक्रम भाव के अधिपति के ऊपर लग्नेश गुरु की दृष्टि इस जातक को निसंदेह धनवान बना के रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी पहले से धनवान बना रहे हैं। यहाँ पे धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में अपनी राशि के बैठे हैं। कुटुंबजन और दादा दादी, माता पिता, पैतृक संपत्ति और जो वाणी है उसका सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा। गंभीर काम करके IAS IPS अधिकारी बन के बड़े धन का हेर फेर करने वाला होता है और धनवान होता है। धन के कारक अगर धन के अधिपति को देख लें या एक साथ बैठे हों तो निसंदेह व्यक्ति धनवान होता है। ये इनकी सारी स्थितियां जन्म कुंडली में, जैसे सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना, चतुर्थ स्थान के अधिपति का एकादशवें में बैठना, माता से सुख, नवम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, केंद्र त्रिकोण का योग, वो भी लग्न में, व्यक्ति को बुद्धिमान और एक्सप्लेनेशन बहुत मजबूती वाला होता है। इनकी कुंडली में आप जब समझेंगे तो गुरु तुला राशि के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के, जो इस कुंडली के लग्नेश हैं। लग्न के ऊपर आप जब देखेंगे तो किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है।
शुभ ग्रह में शुक्र, बुध और सूर्य जब एक साथ बैठ जाते हैं तो प्रवृत्ति को कमजोर करने की पूरी चेष्टा करते हैं। और ये ऐसी स्थिति कि जब जन्म कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हो तो व्यक्ति एजुकेटिव होता है, वैज्ञानिकता होती है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी होती है, संबंध मधुर बनाने की कोशिश करता है, वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, सत्य बोलने वाली होती है। और लग्न में शुक्र, बुध और सूर्य के बैठने का एक और भी बड़ा अजीब सा परिणाम होगा कि व्यक्ति अपने दुश्मनों को कभी भी दुश्मन नहीं समझता है। हालांकि कई बार उसको आरंभ में दिक्कत होगी और जल्दबाजी में निर्णय मंगल के लेने के कारण कई बार वो सामने वाले को समझ ना पाए, लेकिन जब वो अपने किसी भी प्रतिक्रिया से सामने वाले को असंतुष्ट करता है तो बाद में चल करके उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में धनु राशि के बैठे हैं और वाणी भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो पहले ही तुला राशि में बैठे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण गुरु को मिल रहा है। गुरु तुला राशि के व्यापारिक दृष्टिकोण में, राहु के नक्षत्र में, इस वजह से अपने प्रभावों से कमजोर होंगे। गुरु राहु के नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र में ये बहुआयामी भी बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गुरु का प्रभाव ऐसे कमजोर तो नहीं होगा, लेकिन निसंदेह उन्होंने अपना प्रभाव शनि पे डाला है, जो स्वभाव भाव का अधिपति है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार सामने वाले को बिना समझे ही प्रत्युत्तर दे बैठता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। धनवान होगा, सुखी होगा, ज्ञानी होगा, गुण संपन्न होगा और ख्याति लब्ध होता है। ऐसा प्रभाव गुरु दे रहे हैं और चंद्रमा पे दृष्टिपात कर लेने के कारण ये बात और भी बढ़ जाती है। इनकी कुंडली में लग्न बना है 9 डिग्री का। ये आरंभ का लग्न है जो व्यक्ति को ये कहता है कि रुको, विचार करो और तब कोई निर्णय लो। और वैसे ये सारे के सारे प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा ही सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए और सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में बहुत ही मजबूती से हैं। वैसे चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु और छठवें भाव के अधिपति शुक्र, इन दोनों का प्रभाव कुंडली में कमजोर नहीं है। नक्षत्र के परिवर्तन में तो चलो कोई बात नहीं है, पर शुक्र और गुरु का जो परिवर्तन राजयोग बना है ये निसंदेह व्यक्ति को उसकी समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति कराने वाला होगा। चंद्रमा से 4 घर आगे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वो स्वयं चंद्रमा का ही होता है। अपने भाव से 10 घर आगे पीछे बैठे ग्रह, खास करके शुभ ग्रह, बहुत अच्छे परिणाम करते हैं। सूर्य जहां बैठे हैं लग्न में कारक होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए मंगल, सूर्य और गुरु बड़े महत्वपूर्ण भाव के अधिपति और महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शनि इस कुंडली के लिए सामान्य और बुध बाधकेश होते हैं। वहीं शुक्र इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति के जेहन को पापी और पाप से युक्त करने वाला, पाप कर्मणा, पाप से युक्त, पाप में लिप्त, पापाचार या पाप की दृष्टि या पाप से युक्त रहने वाली बना देती है। लग्न में शुक्र 2 डिग्री के बैठे हैं। ऐसी अवस्था कई बार व्यक्ति को न तो पूर्णतया आलसी बनाती है न तो पूर्णतया भोगी। हाँ, उस व्यक्ति को हमेशा ही अपने ज्ञान का एहसास होता है और वो कई बार छोटे मोटे घमंड से युक्त भी हो जाता है। ऐसी स्थितियां कमजोर करने वाली हो सकती है। इस कुंडली में बहुत अच्छी दशा जिस ग्रह की रहेगी उसमें मंगल की, गुरु की, शनि की, सूर्य की और बुध की रहेगी। दाम्पत्य इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं होगा। पत्नी पढ़ने पढ़ाने वाली होंगी, तकनीकी जानकार होंगी। विवाह किसी भी स्थिति में धनु और मेष और इसके साथ कन्या, ये 3 जातिकाएं, 3 राशि और लग्न की जातिकाएं विवाह के लिए सर्वोत्तम रहेगी। विवाह के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए भी पश्चिम दिशा का योग बनाया जा सकता है। इस कुंडली में राहु, शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव 12वें भाव पे है। इस वजह से दुश्मनों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए। किसी पे भी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी से भी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना, रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति बहुत अच्छे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। तृतीय भाव के अधिपति स्वयं अपनी राशि में। चतुर्थ भाव के अधिपति लाभ में जाना, ये महान भाग्यशाली योग बनेगा, महाधनी योग बनेगा। पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना शुभग्रह होकर के बहुत बढ़िया होगा। 12 डिग्री के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धार्मिक होगा
और चीज़ों को समझने वाला होगा, उसकी शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, उसका गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को समझने में और एक्सपेक्टेशन उसके भावों में बहुत ज़्यादा रहे। वो जीवन को बहुत ही ऊंचाई से देखना चाहता है, उच्चस्थ होना चाहता है और सिंहासन पे आरूढ़ होना चाहता है। छठवें भाव के अधिपति लग्न में व्यक्ति के जीवन में नौकरी के योग और नौकरी के प्रति आकृष्ट होने का भाव जागृत करेंगे। सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में होना पत्नी के लिए चिंतित और पत्नी के साथ संबंधों को नया आयाम देने के लिए व्यक्ति हमेशा ही प्रयासरत रहता है। अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में आना व्यक्ति को रिसर्चर और साइंटिस्ट बनाने के साथ साथ उच्चस्थ शिक्षा में रुचि और नए नई चीजों को जानने की इच्छा व्यक्ति में बनी रहती है। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न में आना व्यक्ति को धर्मानुशासन, धर्माचरण, धर्म में अभिषिक्त, धर्म से युक्त, अभिषिक्त नहीं अभिषिक्त, और धर्म से व्यक्ति का तालमेल रहता है। बड़े जनों का आदर, गुरु का सत्कार, पंडितों की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, गाय माता की सेवा, शासन के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ देने का भाव, ये सूर्य ही व्यक्ति को दिलवाएंगे और वो उसमें सफल भी होगा। दशम भाव के अधिपति का लग्न में आना व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग से आसान बनाएगा। और यहाँ पे इनकी कुंडली में सूर्य जिस डिग्री पे बैठे हैं 8 डिग्री के, बुध 2 डिग्री के, शुक्र 2 डिग्री के, मंगल 9 डिग्री के, सूर्य ने बुध शुक्र और मंगल सबको अस्त किया है। अब ये स्थिति इस कुंडली को कई बार परेशान करने के लिए काफी होगी। हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ मंगल व्यक्ति को साहसी बनाएंगे, बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाएंगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। हाँ, निस्संदेह परिणाम थोड़े कमजोर मिलेंगे, मेहनत करने के बाद 1-2 बार असफलता के योग बनेंगे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें व्यक्ति को ऋण में निकलने में दिक्कत होगी। ऋण लेंगे तो या मेहनत करेंगे तो दिक्कत होगी। 1-2 बार असफलता का योग यहां से भी बन रहा है। ऋण में अटक जाएंगे तो निकलने में दिक्कत होती है, हालांकि ऋण मुक्त व्यक्ति हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दाम्पत्य में विवाह विलंब से होने का खतरा हो सकता है। ऐसी चीजें हो रही हैं, पर विवाह अच्छा होगा। ये इतनी सारी चीजें अस्त होने के बाद भी ग्रह करते हैं और करेंगे। कारण है क्योंकि अस्त ग्रह ऐसा नहीं है कि परिणाम शून्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकल है तो परिणाम नहीं करेगा, कमजोर परिणाम करेगा और देर से परिणाम करेगा। अस्त ग्रहों का ऐसा प्रभाव देखने में आता है। क्योंकि मेरे पास एक कुंडली आई थी, बहुत अच्छी थी, ग्रह सारे ही अस्त थे लगभग, पर वो व्यक्ति बड़ा बेहतर था। और मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं जिसमें अस्त, मेरी खुद की कुंडली में शुक्र और बुध कमजोर हो रहे हैं, शनि भी कमजोर है, पर मैं भी ठीक हूं। मुझे नहीं लगता है, हाँ निस्संदेह चंद्रमा अगर कमजोर होते हैं तो विकल बनाते हैं और कष्ट देते हैं। यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच का भेद बहुत अच्छा है, नवम पंचम के संबंध में है। ये व्यक्ति को ख्याति लब्ध बनाता है। आसपास के लोगों में व्यक्ति की पहचान बड़ी ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे होती है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा। एकादशवें भाव में नहीं बैठे होते, दशम में बैठे होते तो और भी अच्छी बात हो जाती। लग्न से त्रिकोण में चंद्रमा का बैठना, भाग्येश का जन्म कुंडली के लग्न में आना, नवम भाव और पंचम भाव के अधिपति का एक साथ लग्न में बैठना अखंड सौभाग्यशाली योग बनाएगा। जैसे नवम भाव का प्रभाव अगर लग्न से बन जाए संबंध और पंचम भाव का अधिपति भी लग्न में बैठा हो तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ योग बना देते हैं। वहीं दशम भाव के अधिपति भी लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को लक्ष्मी को पहचानने वाला और लक्ष्मी के पीछे पीछे भागने वाला, और व्यक्ति स्वयं भी लक्ष्मीवान होता है। एकादशवें भाव के अधिपति का लग्न में आना, लग्न के अधिपति का एकादशवें में जाना, ये महान परिवर्तन योग बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत मेहनत के बाद निस्संदेह उसके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति होती रहती है। गुरु और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में एक साथ परिवर्तन में जाना, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को सत्यवादी, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ भी बनाने के लिए आगे करेगा। यहाँ शुक्र और सूर्य और बुध एक साथ लग्न में बैठेंगे। अपनी प्रवृत्ति को बल दीजिए, अच्छा बन जाइए, और भी ज्यादा उदार, और भी ज्यादा आसान, और भी ज्यादा श्रेष्ठ बढ़िया बन सकते हैं। आपकी कुंडली में उसकी गुंजाइश है। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में आना, पंचमेश भी होते हैं, लग्न में बैठे हैं, शिक्षा अच्छी रहेगी। गुरु का प्रभाव है, शनि की नीच दृष्टि ये प्रभाव झेल रहा है, इस वजह से मन परेशान होगा। और कई बार व्यक्ति की आयु तो अच्छी होती है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आयु में धर्मशास्त्र भी जुड़ा है, सनातन धर्म भी जुड़ा है, दार्शनिकता भी जुड़ी है, पर कई बार मन खटपट होता रहता है। अगर यही चंद्रमा परिपुष्टित नहीं होते प्रभावों से, सकारात्मक प्रभावों से, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का प्रभाव कमजोर हो जाता। नौकरी के योग यहाँ से, यहाँ लग्न में शुक्र से, जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शनि बुध बनते हैं, वो लग्न में बैठे हैं, सूर्य के संग बैठे हैं। यह अपने आप में ही महान राजयोग बन रहा है। ये इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा अच्छी बन रही हैं। नक्षत्र के आधार पर बात करूंगा
तो बहुत सारे ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल और लग्न स्वयं मूल नक्षत्र के हैं। आरंभ में हो सके तो छोटी नौकरी भी मिले तो बिल्कुल ही पकड़ लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगी और एक बात है कि आप उसको समुचित पूरा भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे नक्षत्र में है और उसका प्रभाव आपको राजकुमार बनाएगा। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में बताया, बुध का प्रभाव ठीक है, गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ी कमजोरी से दिखाए और लाभ को कमजोर करने की आशंका है। भविष्य में अगर नौकरी न लगे तो व्यक्ति खुद का रोजगार स्थापित कर सकता है। इसके योग 100% हैं, मतलब उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। गुरु के बाद शुक्र का प्रभाव, जहां मैंने बताया कि व्यक्ति के पास अत्याधुनिक क्षमता रहती है पर उसके बाद भी व्यक्ति आधुनिकता को छोड़ करके कई बार आसान से हो करके, मतलब अपनी स्थिति को समझ करके धार्मिकता को पहचानता है, धर्म को पहचानता है, शास्त्र में निष्णात होता है और किसी भी चीज में अपना संपूर्ण अनुभव इकट्ठा करना चाहता है और उसमें वो सफल भी होता है। शुक्र के बाद शनि की बात करूंगा। वो जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के नहीं, धनिष्ठा के बैठे हैं, 2 डिग्री 29 कला के, थोड़े कमजोर हैं। इस वजह से धन के लिए मेहनत करे व्यक्ति करे और गुरु का प्रभाव यहाँ पे है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति को सरकार से कम सुख मिलता रहेगा और प्रवृत्ति में व्यक्ति किसी को लेकर के भागने वाला नहीं है, किसी का भी धन वो हड़पना नहीं चाहता है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी है, अपने बल पे धन कमाना चाहता है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबल है, जो काम कहेगा उसमें 100% उसका विश्वास है और कभी भी किसी को अविश्वासी नहीं मानता है, सब पे विश्वास करता है। ये धनु लग्न की कुंडली है जो उत्तम नहीं सर्वोत्तम होती है। इतनी सी बात है। आपके अंदर शाकाहार भाव, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण ना हो, इसके लिए आप हमेशा ही चेष्टावान बने रहिए और जितनी ज्यादा हो सके अपने अंदर दार्शनिकता दिखाइए। ये बात बहुत अच्छी है। बाकी की चीजें शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में बनता है, ये आप लोग जानते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।